dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Web YouTube classes for you. Hello students, in this video tutorial we are going to learn important terms of income tax, आयकर के महत्वपूर्ण तथ्य। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर यह दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल है। यदि आपने पहला भाग इसका नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से इसके पहले भाग को देख सकते हैं, जिसमें हमने आयकर के कई इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एसएससी, पर्सन आदि को कवर किया है। इस भाग में हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बचे हुए जो टर्म्स हैं, बचे हुए जो पार्ट्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इनकम टैक्स का अध्ययन कर रहे हैं और इनकम टैक्स में टैक्स कैलकुलेशन का आधार इनकम ही है। अतः हम सबको इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना आवश्यक हो जाता है। तो आइए देखते हैं इनकम के संबंध में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या व्यवस्था है। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 224 में इनकम का उल्लेख किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि इनकम टैक्स की सेक्शन 224 में इनकम की कोई डिफिनीशन नहीं दी गई है, बल्कि इनकम में क्या शामिल है, इनकम टैक्स एक्ट के नज़रिए से इनकम में क्या क्या शामिल है, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। इसके लिए इस सेक्शन में एक लिस्ट दी गई है, जिससे यह पता चलता है कि इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम में क्या क्या शामिल है। स्टूडेंट्स, वैसे ये लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमें इस लिस्ट का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इसके एक एक आइटम को याद करें क्या क्या शामिल है। हम इस लिस्ट को केवल एक बार आपको ये दिखा देना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। एक सरसरी नज़र से केवल आप इसको देख लें। वैसे इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इनकम टैक्स के अध्ययन में आगे जब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक करके ये सारे आइटम्स हम लोगों को मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग कंप्लीट इसका अध्ययन करेंगे और तब ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। यहाँ हम लोगों को इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इस लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे इनकम में क्या शामिल है या क्या शामिल हो सकता है, इसके लिए इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है या इनकम के फीचर्स क्या हैं, इनकम की विशेषता क्या है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग इस बात को समझ लेते हैं तो अपने आप ही हम लोग तय कर सकते हैं किसी आइटम के संबंध में कि वह किसी व्यक्ति की आय के रूप में माना जाएगा या नहीं। स्टूडेंट, एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनकम इतने प्रकार की होती है, इतने प्रकार इसके होते हैं कि हम लोग उनको लिस्ट में या आइटम में या एक समग्र रूप में बांध नहीं सकते। इसलिए इनकम टैक्स में इनकम के रूप में शामिल होने के लिए क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या फीचर होना चाहिए, यह जानना आवश्यक होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट और फीचर्स ऑफ इनकम। स्टूडेंट, इनकम टैक्स में इनकम कोई भी रिसीप्ट हो सकती है, कोई भी प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह मॉनेटरी फॉर्म में हो, रुपए पैसे में हो, या काइंड्स में हो, आर्टिकल के रूप में हो, या सुविधाओं के रूप में हो, परक्विजिट्स के रूप में हो। जैसे मॉनेटरी टर्म में क्या है कि कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो उसके खाते में सैलरी मिलती है या उसको इन हैंड सैलरी मिलती है, तो वो कहा जाएगा कि वेतन की इनकम उसकी जो है वो मॉनेटरी टर्म में है। वहीं नॉन मॉनेटरी टर्म की बात क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक के रूप में या किसी भी प्राप्ति के रूप में कैश न मिले, पैसे के रूप में न मिले, बल्कि वस्तुओं के रूप में मिलता है, तो वह वस्तुओं का जो बाजार मूल्य होता है उसे हम इनकम टैक्स की दृष्टि से आय के रूप में शामिल करते हैं।
वहीं सुविधाओं या परक्विजिट्स की बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति यदि नौकरी करता है तो उसे वेतन के रूप में सैलरी मिलती है, या कंपनी से उसे कोई सामान जैसे कि लैपटॉप मिलता है, या उसे कोई भी आर्टिकल फ्री में मिलती है, कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जो उसको फ्री में मिलता है, तो इस तरीके से वह भी उसके नियोक्ता से चूंकि मिलता है तो वो इनकम टैक्स की दृष्टि से इनकम के रूप में माना जाएगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है और उसे सैलरी या अन्य के साथ साथ उसे कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मुफ्त में रहने की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, गैस, पानी, बिजली की सुविधा, नौकर की सुविधा, बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा इत्यादि। इन सुविधाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वह इनकम टैक्स की दृष्टि से व्यक्ति की आय माना जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इनकम या आय में केवल मॉनेटरी टर्म या रुपए पैसे में जो रिसीप्ट होती हैं केवल उन्हें ही इनकम नहीं मानते हैं, बल्कि जो इनकम है वो मॉनेटरी भी हो सकता है, रुपए पैसे के रूप में भी हो सकता है, साथ ही साथ वस्तुओं के रूप में हो सकता है, आर्टिकल के रूप में हो सकता है, और साथ ही साथ सुविधाओं के रूप में भी मिल सकता है, एमेनिटीज या फैसिलिटीज के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ इनकम इज इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। बाहर से प्राप्त होने का अभिप्राय यह है कि इनकम थर्ड पर्सन से रिसीव होनी चाहिए। जैसे कि अपने बैंक से पैसे निकाल के अगर हम ले आते हैं तो वो हमारे लिए रिसीप्ट नहीं होता है या वो हमारी इनकम नहीं होती। कोई रिसीप्ट या कोई प्राप्ति तब आय के रूप में मानी जाएगी जब वह किसी थर्ड पर्सन से प्राप्त हुई हो। नेक्स्ट फीचर ऑफ इनकम इज रेगुलर और इरेगुलर इनकम। अर्थात इनकम जो है वो सामयिक भी हो सकती है, यानी कभी कभी मिलने वाली भी हो सकती है, और रेगुलर यानी नियमित तौर पे मिलने वाली भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति यदि सैलरी पाता है तो वो उसकी सैलरी हर महीने आती है तो वह भी इनकम होती है। वहीं कोई व्यक्ति अगर मजदूरी करता है तो जितने दिन वो काम करता है उतने दिन की मजदूरी मिलती है, और जितने दिन वो काम नहीं करता है उतने दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। तो इस परिस्थिति में वेतन और मजदूरी दोनों ही इनकम माने जाएंगे, आय मानी जाएंगी। वहीं जैसे एक एग्जाम्पल और समझें कि हम कहीं से गिरा हुआ रुपया पा जाते हैं या कहीं से कोई ऐसी इनकम प्राप्त करते हैं जिसकी कोई प्रत्याशा न हो और बार बार होने वाले प्रकृति की न हो, तो उसे भी हम आय में शामिल करेंगे। यह जरूरी नहीं कि इनकम रेगुलर प्राप्त होने वाली हो, हमेशा प्राप्त होने वाले नेचर की हो, तभी वह आय में शामिल होगी। नेक्स्ट फीचर ऑफ इनकम इज इनकम में बी लीगल और इलीगल। अर्थात आयकर की दृष्टि में इनकम चाहे लीगली कानूनी तरीके से प्राप्त की गई हो, सही तरीके से प्राप्त की गई हो, या गैर कानूनी रूप से प्राप्त की गई हो। गैर कानूनी रूप से प्राप्त करने का मतलब जैसे कोई तस्करी करता है, कोई चोरी करता है, या कहीं कोई गैम्बलिंग करता है, या जुए की इनकम है। जैसे जुआ यहाँ पर गैर कानूनी है लेकिन उससे होने वाली इनकम इनकम टैक्स की दृष्टि में इनकम मानी जाती है। तस्करी एक गैर कानूनी टर्म है, लेकिन अगर उससे भी कोई इनकम कोई व्यक्ति कमाता है तो कानूनी रूप से कानून तो अलग उस पर अपना डंडा चलाएगी, लेकिन इनकम टैक्स का डंडा क्या चलेगा? तो इनकम टैक्स का डंडा चलता है कि भाई जो तुमने इस तस्करी से इनकम कमाई पहले उस इनकम पर हमें टैक्स दे दो, हमारा काम खत्म। तो इस प्रकार देखें तो इनकम टैक्स के नज़रिए से इनकम चाहे लीगली तरीके से कमाई गई हो, कानूनी रूप से सही तरीका अपना के कमाई गई हो, या गैर कानूनी तरीकों से कमाई गई हो, दोनों प्रकार की इनकम पर टैक्स लगता है और दोनों प्रकार की इनकम को इनकम के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ इनकम इज इनकम में बी रिसीव्ड और एक्रूड। रिसीव्ड और एक्रूड का कॉन्सेप्ट यह है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इनकम जो है वो
एक पर्टिकुलर पीरियड की होनी चाहिए जिस पर टैक्स का असेसमेंट होता है, और उस पीरियड को कहते हैं प्रीवियस ईयर। और यदि कोई इनकम प्रीवियस ईयर में प्राप्त हो गई हो, रिसीव हो गई हो, तो वह तो टैक्स के लिए एलिजिबल है, उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, उसे आय में शामिल किया ही जाएगा। बल्कि यदि कोई इनकम कमा ली गई हो लेकिन प्राप्त न हुई हो, अप्राप्त हो, जैसे कोई सैलरीड पर्सन है और उसकी सैलरी नहीं मिली है, करिए और सैलरी ड्यू हो गई है, तो इस प्रकार देखें तो उसे ड्यू सैलरी पर भी टैक्स देना होगा। यानी इनकम चाहे रिसीव हुई हो, प्राप्त हो गई हो, या डीम्ड टू रिसीव्ड हो, प्राप्त हुई मानी जाए, या ड्यू हो गई हो, किसी भी आधार पे, यानी रिसीव्ड हो, ड्यू हो, एक्रूड हो, कोई भी आधार हो तो उसे हम इनकम में शामिल करेंगे। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम डिस्प्यूटेड एसेट। कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो पारिवारिक विवाद में होती हैं या दो व्यक्तियों के बीच में आपसी विवाद की स्थिति में होती हैं, तो उस प्रकार की एसेट या मकान संपत्ति या कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उससे यदि कोई इनकम प्राप्त होती है तो इनकम टैक्स उसके लीगल या उसके डिस्प्यूट से इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं है। वो इनकम जिस व्यक्ति के हाथ में प्राप्त होती है, जो व्यक्ति उसका वास्तविक रिसीवर है, जो उसे रिसीव कर रहा है, आयकर या इनकम टैक्स उस व्यक्ति की ही आय मानकर उस पे कर का निर्धारण करेगा जो उसे प्राप्त कर रहा हो अथवा उसका लाभ प्राप्त कर रहा हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फीचर ऑफ इनकम इज इनकम इंक्लूड्स लॉसेस आल्सो। इनकम टैक्स की दृष्टि से जितना इम्पोर्टेंस इनकम का है, यानी प्लस इनकम का है, रिसिप्ट का है, उतना ही इम्पोर्टेंस लॉस का भी है। जितना इम्पोर्टेंस दे करके इनकम का डिटर्मिनेशन होता है, इनकम का कैलकुलेशन होता है, उतना ही इम्पोर्टेंस दे करके इनकम टैक्स लॉस को भी असर्टेन करता है, लॉस का भी कैलकुलेशन करता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ इनकम इज इनकम मे बी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट और लमसम। इनकम इंस्टॉलमेंट में भी प्राप्त हो सकती है और एक मुश्त भी प्राप्त हो सकती है। दोनों ही रूपों में इनकम को इनकम माना जाएगा। स्टूडेंट्स, यह तो रही इनकम के फीचर या इनकम के कॉन्सेप्ट की बात की। ये सारे फीचर्स अगर किसी रिसिप्ट में हैं तो वह इनकम मानी जाएगी। स्टूडेंट्स, वहीं कुछ रिसिप्ट्स ऐसे हैं जो इनकम के फीचर्स और इनकम के कॉन्सेप्ट को फॉलो तो करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की दृष्टि से उन्हें टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। तो आइए अब हम आपको यह बताते हैं कि कौन सी ऐसी रिसिप्ट्स हैं जो इनकम की तरह लगती हैं, इनकम के कुछ फीचर्स को वो कंप्लीट करती हैं, कुछ फीचर से उनका जो स्वरूप है वो मिलता जुलता होता है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स की दृष्टि से उन्हें आय नहीं माना जाता है, इनकम नहीं माना जाता है। तो इस लिस्ट में जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला जो इस टाइप का रिसिप्ट है वह है मेंटेनेंस अलाउंस गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। मेंटेनेंस अलाउंस जो है ये डिवोर्स जो वुमेन्स होती हैं उनको उनके हस्बैंड की तरफ से मिलता है। जब वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत तलाक लेती हैं, डिवोर्स लेती हैं, तो उस समय न्यायालय उनके हस्बैंड को एक मेंटेनेंस अलाउंस के लिए आदेश कर सकता है। और यदि ऐसी परिस्थिति में किसी तलाकशुदा पत्नी को उसके हस्बैंड से कोई मेंटेनेंस अलाउंस प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देखें कि इसमें इनकम के कुछ फीचर्स कंप्लीट होते हैं कि एक तो ये मॉनेटरी है, दूसरा कि ये थर्ड पर्सन से प्राप्त हो रही है और ये एक रिसिप्ट की तरह है। फिर भी इनकम टैक्स की दृष्टि से इसे इनकम नहीं माना जाता है। सेकेंड इज पर्सनल गिफ्ट आर नॉट इनकम। यदि किसी व्यक्ति को उसके किसी स्पेशल ओकेजन पे उसके किसी फ्रेंड से या परिवार के सदस्यों से या मित्रों से गिफ्ट के रूप में रुपए, पैसे, वस्तुएं या गहने, जेवर आदि प्राप्त होते हैं, तो वह भी
इनकम नहीं माने जाएंगे। थर्ड इज सेविंग बाय अ मेंबर ऑफ फैमिली इज नॉट इनकम। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य परिवार के खर्चों में से थोड़ा थोड़ा बचत करता है या कोई पैसे बचा करके वो अपनी सेविंग करता है तो वह भी इनकम नहीं मानी जाएगी। वहीं रिसीव्ड फ्रॉम धर्मादा गौशाला इज़ नॉट इनकम। यदि गौशाला को कोई दान मिलता है या कोई धर्मादा जिसको कहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसको यदि कोई चंदा मिलता है, कोई रिसिप्ट मिलती है जो धर्मार्थ मतलब चैरिटेबल और जो रिलीजियस एक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसकी इनकम भी जो है वो टैक्सेबल नहीं मानी जाती है। स्टूडेंट्स, यदि कोई गृहिणी कोई घरेलू महिला है वो अपने घर खर्चे के लिए अपने पति से कुछ पैसे लेती है और उसमें से कुछ बचत करती है, कुछ सेविंग करती है तो वह सेविंग भी उस महिला के लिए इनकम नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इनकम में क्या शामिल है और इनकम में किसी रिसिप्ट को शामिल करने के लिए उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए और कौन सी ऐसी रिसिप्ट्स हैं, कौन सी ऐसी प्राप्तियां हैं जिन्हें इनकम में शामिल नहीं किया जाता है या जिन्हें इनकम नहीं माना जाता है। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स की दृष्टि से इनकम एक बहुत ही डाइवर्सिफाई टर्म है, बहुत ही विविधतापूर्ण है। या इतने बड़े देश में इनकम के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं और आइए जानते हैं इनकम टैक्स इनकम को किस प्रकार से मैनेज करता है, किस प्रकार क्लासिफाई करता है, किस प्रकार से इसका निर्धारण करता है। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है और यह व्यवस्था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 14 में दी गई है और इस सेक्शन के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 इनकम क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स, 5 हेड्स में बांटा गया है। कौन कौन से? तो इसमें पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, और लास्ट जो हेड है वह है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स की दृष्टि से करदाता किसी भी प्रकार का हो, एसएससी किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का पर्सन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, जुडिशियल पर्सन हो, फर्म हो, किसी भी प्रकार का करदाता हो, उसकी इनकम इन्हीं 5 हेडों से संबंधित हो सकती है। या तो उसकी इनकम वेतन से हो सकती है, सैलरी से हो सकती है, या किसी हाउस प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को किराए से उठाने से हो सकती है, या प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो सकती है, किसी व्यवसाय या किसी पेशे को करने से प्राप्त होने वाला लाभ, कैपिटल गेन किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण बेचने से होने वाला पूंजी लाभ, या जो इन 4 हेड्स में नहीं आता है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर यूं कहें कि किसी भी करदाता के हेड्स ऑफ इनकम कितने हो सकते हैं? तो 5 हेड्स ऑफ इनकम हो सकती हैं। स्टूडेंट, इनकम को डिफरेंट हेड्स में बांटने के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कोई इनकम यदि किसी एक पर्टिकुलर हेड में एक बार टैक्सेबल हो जाती है तो किसी दूसरे हेड में उस पर कोई कर नहीं लगेगा या किसी दूसरे हेड में उसे टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इनकम टैक्स ने अलग अलग हेड्स के इनकम को डिटरमाइन करने के लिए, अलग अलग हेड की इनकम के कैलकुलेशन के लिए अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं दी हुई हैं, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन दिए हुए हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर हेड की इनकम का निर्धारण किया जा सके। और ये प्रोविजंस स्पेसिफिक होते हैं, उसी प्रकार के इनकम से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार की इनकम के नेचर से संबंधित होते हैं। इसलिए उस इनकम को टैक्सेबल बनाने के लिए या उस बल इनकम के रूप में निर्धारण करने में कोई समस्या नहीं होती है। यदि कोई करदाता भूलवश गलती से
अपनी किसी दूसरे हेड की इनकम को किसी दूसरे हेड की इनकम डिक्लेयर कर देता है तो वह वहाँ पर उस पर्टिकुलर हेड में जो डिडक्शन उसे मिलती यानी राइट हेड में जो उसे डिडक्शंस मिलती उन डिडक्शंस से वह वंचित हो जाता है। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग इन डिफरेंट हेड्स की इनकम से संबंधित प्रावधानों को देखेंगे। इनकम कैसे डिटरमाइन की जाती है, इनकम की गणना कैसे की जाती है डिफरेंट हेड्स में, तो इसको कम्प्लीटली हम लोग कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रोसेस स्टेप्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एक व्यक्ति या एक करदाता की टैक्स लायबिलिटी निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है, टैक्स लायबिलिटी की गणना कैसे की जाती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं, आइए उनको समझते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी के निर्धारण का जो पहला स्टेप है वह है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हेड्स ऑफ इनकम, जैसे इनकम को 5 हेड्स में बांटा गया है तो एक व्यक्ति की इन 5 हेड की इनकम हो सकती है, यानी एक व्यक्ति की जो इनकम है वह इन 5 हेड से संबंधित हो सकती है या इनमें से किसी एक की हो सकती है या एक से अधिक हेड्स की इनकम हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले किसी करदाता की किसी व्यक्ति की इनकम का निर्धारण करने के लिए, टैक्सेबल इनकम का निर्धारण करने के लिए या टैक्स लायबिलिटी की गणना करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की डिफरेंट हेड्स की जो टैक्सेबल इनकम है उसकी गणना करते हैं। तो इसको अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम के अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रास टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम क्या है, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग आगे इसी वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे हम बता दें कि इन 5 हेड्स की इनकम निकालने के बाद इसको टोटल करते हैं, इसका सम टोटल करते हैं और जो सम टोटल आता है 5 हेड्स की टैक्सेबल इनकम का उसको कहते हैं ग्रास टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम की गणना के बाद अगला जो स्टेप होता है, थर्ड स्टेप जो होता है वह होता है ग्रास टोटल इनकम से इनकम टैक्स द्वारा निर्धारित कुछ कटौतियां डिडक्शंस हैं उनको घटाया जाता है। और ये जो डिडक्शंस हैं वो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80 में दी गई हैं। ये 80 की सबसे इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस हैं और ये 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस इसमें शामिल हैं। इसमें कई सारी छूटें हैं, इसको स्टूडेंट्स हम लोग सेक्शन 80 की डिडक्शंस के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। डिडक्शन फ्रॉम ग्रास टोटल इनकम, इसका एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। ग्रास टोटल इनकम में से इन डिडक्शंस को घटाने के बाद जो इनकम आती है, जो बचती है इनकम, उस इनकम को कहते हैं टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम। ये वही इनकम होती है जिस पर टैक्स की गणना की जाती है, टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है और टैक्स लायबिलिटी को निर्धारित किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। इस प्रकार यदि देखें तो प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन टैक्स लायबिलिटी के अंतर्गत कुल कितने स्टेप हुए, 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप हेड्स की इनकम को डिटरमाइन करना, फिर इन सारी हेड्स की इनकम को टोटल करते हैं तो उसको कहते हैं ग्रास टोटल इनकम। फिर ग्रास टोटल इनकम से डिडक्शंस को घटाते हैं और घटाने के बाद जो इनकम शेष बचती है उसको कहते हैं टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम। इस इनकम पर इनकम टैक्स द्वारा निर्धारित दरों से और निर्धारित प्रविधियों से टैक्स लायबिलिटीज डिटरमाइन की जाती हैं, टैक्स लायबिलिटी की गणना की जाती है। अल्टीमेटली यही जो टैक्स लायबिलिटी है ये इनकम टैक्स के रूप में पेबल होती है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का अगला जो टर्म है वह है ग्रास टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 80B के 5 नंबर एंट्री पे यानी सबसेक्शन 5 में दी गई है और इसके अनुसार ग्रास टोटल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ इनकम
under all the 5 heads of income after adjusting the set off and carry forward of losses. स्टूडेंट्स, सकल आय, ग्रास टोटल इनकम, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सकल आय। यहां सकल आय का मतलब इनकम के 5 हेड्स, पांचों हेड्स की जो इनकम होती है उनको अलग अलग निकालने के बाद और उसका जो सम टोटल होता है उसको ग्रास टोटल इनकम कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो अलग अलग हेड्स होती हैं उनमें यदि कोई लॉस है तो उस लॉस के सेट ऑफ की भी व्यवस्था की जाती है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की भी व्यवस्था की जाती है। तो इन कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस के बाद जो उस हेड की इनकम होती है उस इनकम को हम ग्रास टोटल इनकम निकालने के लिए प्रयोग करते हैं और सभी हेड्स की इनकम का सम टोटल किया जाता है और जो सम टोटल होता है उसे ही कहते हैं ग्रास टोटल इनकम। स्टूडेंट, यहाँ इस टेबल के माध्यम से आप ग्रास टोटल इनकम के कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रास टोटल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये पांचों हेड की इनकम को लॉसेस को सेट ऑफ करने के बाद जो इनका टोटल आता है, ग्रैंड टोटल आता है, जो टैक्सेबल अमाउंट आता है, इस टैक्सेबल अमाउंट को सम टोटल करते हैं, ऐड करते हैं और जो सम टोटल होता है उसको कहते हैं ग्रास टोटल इनकम। इस प्रकार यदि हम शार्ट में समझे तो ये कह सकते हैं कि ग्रास टोटल इनकम इज द सम टोटल ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम। इसका आशय ऐसी इनकम से है जो ग्रास टोटल इनकम, सकल आय में से सेक्शन 80C से 80U तक की डिडक्शंस को घटाने के बाद जो अवशेष इनकम बचती है, जो बची हुई इनकम बचती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल इनकम। और ये वह इनकम होती है जिस पर दी हुई व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिए गए रेट्स के आधार पर टैक्स लायबिलिटी की गणना की जाती है। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का अगला जो टर्म है वह है राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। स्टूडेंट्स, ग्रास टोटल इनकम से 80C से 80U तक की डिडक्शन घटाने के बाद जो इनकम आती है नेट टैक्सेबल इनकम, उसको राउंड ऑफ करने की व्यवस्था इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 288A में दी गई है। इसके अनुसार नेट टैक्सेबल इनकम 10 रुपीज के मल्टीपल में होनी चाहिए, अर्थात लास्ट जो 2 डिजिट्स होती हैं वो 10 के मल्टीपल में होना चाहिए, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 100। और यदि ऐसा नहीं है तो उसे हम इन 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करते हैं और इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। इसके लिए क्या करते हैं, तो इसको 10 के नियरेस्ट वैल्यू यानी 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट वैल्यू के आधार पे हम टोटल इनकम को 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए यदि टोटल इनकम की लास्ट डिजिट 5 या 5 से एबव है तो उसे 10 रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं और यदि 5 से कम है जैसे 4, 3, 2, 1 तो उसे हम छोड़ देते हैं यानी उसे हम हटा देते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी करदाता की इनकम 41,645 है यानी लास्ट डिजिट देखें तो कितना है 645। अब ये लास्ट सबसे लास्ट डिजिट जो है वो है 5 और 5 है तो ये राउंडिंग ऑफ का रूल क्या कहता है 5 या 5 से एबव है तो उसे 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ 5 को अगर हम 10 में कन्वर्ट कर दे तो यह जो राउंडिंग ऑफ इनकम होगी
वह हो जाएगी 41,650। वहीं यदि इसकी जगह पे उस करदाता की इनकम होती 41,644.98, तो उसके लिए क्या करते, इसको कैसे राउंड ऑफ करते। तो अब देखें ये लास्ट जो डिजिट्स हैं यानी अंतिम जो है वो है 4 रुपीज 98 पैसे। तो ये 5 रुपीज से कम है, तो 5 रुपीज से कम की वैल्यू को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। तो इस प्रकार यदि 41,644.98 को यदि हम राउंड ऑफ करें तो ये बनता है 41,640 रुपीज। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम की व्यवस्था सेक्शन 288A में दी गई है, ठीक उसी प्रकार राउंडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी की व्यवस्था सेक्शन 288B में दी गई है। और जिस प्रकार से टैक्सेबल इनकम को हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि टैक्स लायबिलिटी 10 रुपीज के मल्टीपल में नहीं है तो उसे 10 रुपीज के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए भी ठीक वही रूल अपनाते हैं, यानी लास्ट डिजिट यदि 5 या 5 से एबव है तो उसको हम 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, और यदि लास्ट डिजिट 5 रुपीज से कम है तो उसे हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर इसको स्पष्ट करने के लिए अब यहाँ पे एक टेबल के रूप में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनको राउंडिंग ऑफ करके हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे इसमें पहली टैक्स लायबिलिटी है 4,876.49, तो लास्ट में यदि देखें तो 5 रुपीज से एबव है क्योंकि 6.49 है, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी, राउंडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 4,880 रुपीज। वहीं दूसरे केस में देखें तो यदि टैक्स लायबिलिटी है 6,452.50 रुपीज, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट है 2.50, तो ये 5 से कम है इसलिए इसे छोड़ देंगे, तो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 6,450 रुपीज। वहीं तीसरे केस में देखें तो जो टैक्स लायबिलिटी है वो है 8,738.92, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, तो राउंडिंग ऑफ में देखें तो लास्ट डिजिट 5 से एबव है यानी 8.92, तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा 8,740 रुपीज। वहीं चौथे एग्जांपल में देखें तो 5,132.75 है, तो यहाँ भी लास्ट डिजिट जो है 2.75 है, 2.75 से कम है इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो राउंडिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटीज जो बनेगी या राउंडेड ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी 5,130 रुपीज। स्टूडेंट्स, आशा है कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि कोई आपका प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और यदि यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।